आज हम लोग कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसलों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका CGPSC SCF के सिलेबस का एक मुख्य भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण हम विभिन्न प्रकार के आधारों के अनुसार करेंगे, जिसमें से पहला आधार है आपका जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर इसे 3 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें कि आपका 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। यह नाम से ही स्पष्ट है कि 1 वर्षीय फसल किसे कहेंगे कि ऐसा फसल जो अपना जीवन चक्र 1 साल में ही पूरा कर लेता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के ले सकते हैं धान, गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि। ठीक है। द्विवर्षीय फसलें की बात करें तो वे फसलें जो अपना जीवन चक्र 2 वर्षों में पूरा करती हैं, उसे हम लोग द्विवर्षीय फसलें के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका आंसर होगा चुकंदर। ठीक है। ठीक है, चुकंदर के साथ साथ यहाँ पर एक फैक्ट्स और भी जानिए कि चुकंदर में यहाँ पर कैल्शियम की अधिकता देखने को मिलेगी। तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आप लोग जानिए कि क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुवर्षीय फसलें की बात करें तो ऐसा फसल जो अपना जीवन चक्र वर्ष से अधिक समय लेता है, उससे हम लोग बहुवर्षीय फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका रिचका हो गया, नेपियर हो गया, एक घास हो गया। ये जो रिचका नेपियर है, ये अन्य देशों में जहाँ पर जलवायु का जो मापदंड है वो अलग है, तो उसी के आधार पर ये आपका रिचका नेपियर पाया जाता है। ठीक है। और घास की बात करें तो यह तो आपको विदित ही होगा कि घास में भी क्या होता है, जो फसलें जो होती है उनका जो पैदावार होता है वो उनको 2 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है। तो ऐसे फसलों को हम लोग बहुवर्षीय फसल के नाम से जानेंगे। ठीक है। ऋतुओं के आधार पर देखा जाए तो इनको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला जो आधार है वह आपका है खरीफ फसलें। ठीक है। खरीफ फसलें में क्या होता है कि इसकी जो कृषि कार्य जो किया जाता है, यह आपका जून जुलाई में इसको बोया जाता है। ठीक है। और 3-4 महीने के बाद इसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है। इस खेती के लिए अर्थात इस फसल के लिए आपको सबसे हाई टेम्परेचर के साथ साथ आपको आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है आपकी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि कौन कौन से फसलें खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, कि क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि सूर्यमुखी किस फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन रहेगा खरीफ, रबी या फिर जायद। ठीक है। तो इन तीनों में से आपको एक चुनना है। तो इन सब क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहिए कि कौन सा फसल किसके अंतर्गत आता है। ठीक है। ओके। रबी फसल की बात करें तो यह फसलें आपका अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है, और इन फसलों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए अर्थात जब शुरू का हम लोग जब इसको बोते हैं, तब इसके लिए आपको कम और पकने के लिए उच्च ताप की जरूरत पड़ती है। अर्थात इसकी शुरुआती तौर पर हम लोग इसके लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और जबकि जब जैसे लास्ट आता है पैदावार जैसे बढ़ता है, तो उस समय उसकी तापमान की जरूरत अधिक मात्रा में पड़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल के ले सकते हैं आप लोग गेहूं, जौ, चना, मटर इत्यादि। ठीक है। अब हम लोग जायद फसलें की बात करें तो ऐसे फसलें जिसके लिए अधिक टेम्परेचर तथा अधिक प्रकाश काल की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम लोग जायद फसलें के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका खरबूज, तरबूज, ककड़ी एवं कुछ सब्जियां। ठीक है। ये आमतौर पर आपको गर्मी माह में ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है। जिसका आप लोग सेवन करते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। तो इस तरह के फसलें को हम लोग जायद फसलें कहते हैं, और यह सामान्यतः समुद्र नदी के किनारे उगाई जाती है। ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं फसल के वर्गीकरण का एक और आधार, जिसका नाम है आर्थिक महत्व। तो इसके आधार पर भी बांटा गया है। इसके आधार पर से धान्य फसलें हो गया। धान्य फसलें में कौन सा शामिल किया जाएगा, तो ऐसे फसलें के दाने जो अनाज के रूप में खाने के काम आते हैं, जिससे हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग धान्य फसल के अंतर्गत रखेंगे। दलहनी फसल में कौन रखा जाएगा, तो ऐसे फसलें जिससे मुख्य रूप से प्रोटीन की प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आपका जो ये सब दाल के अंतर्गत आते हैं, जैसे मूंग दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर, सोयाबीन, ये सब क्या आएंगे आपका दलहनी फसल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तिलहनी फसल के बारे में। ऐसे फसल जिसके बीजों से हमको तेल की प्राप्ति होती है, उससे हम लोग तिलहनी फसल के नाम से जानते हैं। जैसे सूर्यमुखी, सोयाबीन। ठीक है। अब सोयाबीन से हमको भी तेल की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो इसमें डाउट ना होइएगा कि सोयाबीन से तेल की प्राप्ति नहीं होती है। सोयाबीन अर्थात हमारा क्या है, दलहनी फसल भी है और तिलहनी फसल भी है। सोयाबीन दोनों फसलों के अंतर्गत आता है। ठीक है। ओके। इसी कड़ी में एक और फसल जिसका नाम है रेशेदार फसलें।
ऐसे फसलें जिससे रेशे की प्राप्ति होती है, ऐसे फसलें जिससे रस्सी की प्राप्ति होती है, जैसे कि आपका कपास हो गया, जूट हो गया, पटसन हो गया, सनई, इन सब का नाम आप सुने होंगे। इनसे हमें क्या प्राप्ति होती है, तो रेशे की प्राप्ति होती है। तो ऐसे फसलें को हम लोग रेशेदार फसल के नाम से जानेंगे, उनको सूचित करेंगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में उपयोग के आधार पर फसल का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें जो पहला जो वर्गीकरण किया गया है उसमें आपका है नगदी फसलें। ठीक है, मतलब ऐसा फसल जिसका उपयोग व्यापारिक हितों के लिए किया जाता है, अर्थात उसको हम लोग खाने के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि उसको व्यापार करने के लिए, उसको उनसे कॉमर्शियल के दृष्टिकोण से इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग उगाते हैं। तो ऐसे फसलें को हम लोग नगदी फसल के रूप में शामिल करेंगे, जैसे कि आपका आलू, गन्ना, कपास और तंबाकू, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो यह आपका नगदी फसल या फिर इसको हम लोग कॉस्ट क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर देखिए अंतर्वर्ती फसलें, अर्थात दो फसलों के मध्य जो भी समय हमको मिलता है, तो उसी समय के अंतराल में हम कुछ अन्य फसलें उगाते हैं, उससे हम लोग अंतर्वर्ती फसलें के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका मूंग हो गया, जीरा हो गया, ये सब आपके अंतर्वर्ती फसल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कीट आकर्षक फसलें, या फिर इसे हम लोग ट्रैप क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको बोलते हैं षड्यंत्र फसलें भी बोला जाता है। ठीक है, या कीट आकर्षक फसलें, इसमें क्या होता है कि मुख्य फसलों को कीटों से बचाने के लिए उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, फसल कीट आकर्षक फसलें लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कपास को कीटों से बचाने के लिए चारों ओर लगाई जाने वाली भिंडी की फसल, अर्थात जैसे हम लोग कपास की खेती करते हैं तो उसको चारों ओर भिंडी लगा लेते हैं, ताकि जो भी कीट जो होंगे वो कपास के फसल को नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि वो भिंडी के फसल को वहां पर नुकसान कर पाएंगे। तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपका कपास की जो फसल होगी वह बच जाती है। इसीलिए इसे हम लोग कीट आकर्षक फसलें या फिर ट्रैप क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आवरण फसलें की बात करें तो भूमि को अपरदन से बचाने के लिए जो किए जाने वाले जो फसलें होती है उसे ही हम लोग आवरण फसलें के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका मूंग हो गया, उड़द और लोबिया। हरी खाद फसलें की बात करें तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए मुख्य फसलों को लगाकर जमीन में दबा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात हरी खाद फसल मतलब जिसको हम लोग ग्रीन मेन्यूर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मृदा की जो भी आपका उपजाऊपन की जो क्षमता होती है, जो फर्टिलिटी जो पावर होती है, इसको इंक्रीज किया जाता है इस तरह के फसलें को लगाकर। जैसे कि आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, लोबिया, सनाई और टेंचा, इन सब फसलें आपका ग्रीन मेन्यूर क्रॉप्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इसी क्रम में देख लीजिए चारे की फसलें, इसमें क्या किया जाता है कि इन सब की इसके अंतर्गत जो भी फसलें जो उपजाई जाती है वो आपका पशुओं के चारे के लिए होती है, जैसे कि आपका बाजरा, कुल्थी, ज्वार, लोबिया। ठीक है, ये सब आपके चारे की फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में 7वां नंबर का है आपका शर्करा की फसलें, अर्थात जिससे हमको शक्कर की प्राप्ति होती है, जिसके हमको शर्करा की प्राप्ति होती है, तो उस सब फसलें को हम लोग शर्करा की फसलें के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, ये सब आपके शर्करा की फसलें के अंतर्गत रखा जाएगा। जड़ व कंद वाली फसलें, तो इसके अंतर्गत ऐसे फसल रखे जाएंगे जो इसका जो जड़ जो होता है, जो तना जो होता है, वो दोनों खाने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे कि आता होगा कि आलू के हम किस भाग को खाते हैं, तो आलू के हम लोग तना वाले भाग को खाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जड़ व कंद वाली फसलें के अंतर्गत ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मसाले की फसलें, मतलब जिसका प्रयोग हम लोग मसालों के तौर पर करते हैं, उससे हम लोग मसाले की फसल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि आपका प्याज, मिर्च, लहसुन, धनिया, हल्दी इत्यादि इन सब के अंतर्गत शामिल होते हैं। औषधि वाले फसलें, मतलब ऐसा फसल जिसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, उससे हम लोग औषधि वाले फसलों के अंतर्गत रखते हैं। और सब्जी वाले फसलें से तात्पर्य है कि जिसका प्रयोग हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं, उससे हम लोग सब्जी वाले फसल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप जो भी भोजन के साथ लेते हुए सब्जी के तौर पर, वही सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फसलों का वर्गीकरण। आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।